हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की। बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है ये आपके लिए, तो स्टार्टिंग से ही चैप्टर के बेस में जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप रटोगे आइटम्स को तो प्रॉब्लम आएगी। हर आइटम के बेस में जाना है, ना क्लियर हो तो फ़ोन करके उसको दोबारा पूछना है। तभी ये अकाउंट बहुत इजीली समझ में आएगी। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट अगर स्टार्टिंग से उसके बेस में जाओगे। देखो बच्चों, अकाउंटिंग सिंपल। वैसे अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेसेस होते हैं वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्यों अकाउंट मेंटेन करते हैं? जिससे बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब उनको मिल जाए। बिजनेस में उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस ने कितने पैसे किसी से लेने हैं, बिजनेस ने कितने पैसे किसी को देने हैं, बिजनेस के असेट्स कितने हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है। क्या होते हैं असेट्स, लाइबिलिटीज? ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको आज समझ में आ जाएंगी। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं अकाउंट में वो थ्योरी है। 5th चैप्टर है जहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो आज हम सिर्फ वो थ्योरी कर रहे हैं जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर स्टार्ट कर सकें, प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर सकें। बाकी जो थ्योरी है वो धीरे धीरे हम साथ साथ कवर कर लेंगे। आज सिर्फ हम वो बेस करेंगे जिससे हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो जाए, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये याद भी करनी है आप लोगों ने। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब सुनो इसका मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है बिजनेस की जितनी भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम एक जगह पे लिखते हैं, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद आता है क्लासीफाइंग। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लिखने के बाद हम उनको अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि वो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद करते हैं एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लेके आना। जब हम पूरे साल के अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं तो वो बहुत मोटी बुक्स बन जाती हैं। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो उस पूरी बुक को देख सके। तो जितनी भी पूरे साल की इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट करके 2 या 3 पेजेस में लाना, उसको कहते हैं हम समराइजिंग करना। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन या इवेंट्स मनी की फॉर्म में यानी कि कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मैनेजर की डेथ हो गई। मैनेजर की डेथ हो गई तो उसके क्लाइंट से जो हमें बिजनेस मिलता था वो बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ लॉस हमें जरूर होगा, बट उस डेथ को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी डेथ को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, उस स्ट्राइक से हमें लॉस हो रहा है, बट उस स्ट्राइक को हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जिनको हम मनी यानी कि कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, रिजल्ट फाइंड करेंगे। रिजल्ट फाइंड करने का मतलब कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट या तो अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से या जो हमारी कम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। इसमें जितने भी वर्ड्स आए सबके ऊपर एक एक चैप्टर आएगा आगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के ऊपर हम आगे चैप्टर करेंगे जर्नल। उसके बाद क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के ऊपर हम लेजर चैप्टर करेंगे आगे लेजर। फिर आएगा समराइजिंग, समराइजिंग के ऊपर हम चैप्टर करेंगे ट्रायल बैलेंस। जर्नल का मतलब रिकॉर्डिंग, लेजर का मतलब क्लासीफाइंग, ट्रायल बैलेंस का मतलब समराइजिंग। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट फाइंड करने के ऊपर हम चैप्टर करेंगे आगे फाइनल अकाउंट, जो SA2 में आता है। SA1 में यहाँ तक आता है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। SA2 में फिर हमारा आएगा फाइनल में रिजल्ट फाइंड करना यानी कि फाइनल अकाउंट बनाना, जिससे हमें प्रॉफिट लॉस बनता है।
प्रॉफिट और लॉस निकलता है। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, उस प्रॉफिट को कंपेयर करना अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से या अपनी कम्पिटिटिव कंपनी से। ये 12th का पोर्शन है। जो इंटरप्रिटेशन है वो हम 12th में सीखेंगे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आएंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लिखना, क्लासीफाई मतलब उसको अलग अलग हेड्स में ट्रांसफर करना, समराइज मतलब पूरे साल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट करके 3 या 4 पेजेस में लेके आना। रिजल्ट फाइंड करने का मतलब ये देखना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बिजनेस में सिर्फ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जिसको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो यूज होंगी 5th चैप्टर में बहुत ज्यादा, इनकी डेफिनेशन याद करनी है। सबसे पहली क्या है हमारी, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? मान लो आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ही सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सोचो थोड़ा सा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली आपको कुछ मनी चाहिए, कुछ कैश चाहिए। तो बिजनेस में जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे वही आपकी क्या होती है, कैपिटल। देखो इसकी डेफिनेशन, इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन ए बिजनेस। जो भी बिजनेस का ओनर है, जो अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसकी क्या होगी, कैपिटल। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो वो कैश में इन्वेस्ट कर सकता है या गुड्स में या असेट्स में। क्या होते हैं गुड्स और असेट्स, अभी आगे आ जाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो आपकी क्या होगी, कैपिटल। नेक्स्ट आ जाओ गुड्स। गुड्स जो ऊपर भी आया था वर्ड, गुड्स होता है जिस आइटम का आप बिजनेस कर रहे हो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं। जिस भी आइटम का आप बिजनेस कर रहे हो वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या होती है, गुड्स। Goods are the physical item of trade. Goods are the physical item of trade. In other words, goods are the articles in which a business deal. जिन आर्टिकल्स में बिजनेस डील करता है वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, गुड्स। हर बिजनेस के लिए गुड्स डिफरेंट है। मान लो कोई स्टेशनरी का बिजनेस करता है तो स्टेशनरी उसके लिए गुड्स हो जाएंगी। अगर कोई बुक्स का बिजनेस कर रहा है तो बुक्स उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। कोई मोबाइल का बिजनेस कर रहा है तो मोबाइल उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। हर बिजनेस के लिए गुड्स अलग है। जिस आइटम में वो डील करता है वही उसके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स। नेक्स्ट देखो इसके बाद असेट्स। थर्ड डेफिनेशन, असेट्स। असेट ऐसी कोई भी आइटम जिसको आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो हमारे लिए असेट्स। ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। एनीथिंग विच विल अनेबल ए बिजनेस टू गेट कैश। ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ए बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट, और उससे अगर हमें कोई बेनिफिट मिलेगा वो हमारे लिए। ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा वो सारे हमारे लिए क्या है, असेट्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। बिल्डिंग को अगर हम बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम बेच रहे हैं, लेकिन अगर हम बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मशीनरी सोल्ड करेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्नीचर बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी कोई भी आइटम जिसको बेचने पे हमें कैश मिल जाएगा वो हमारे लिए असेट्स है। व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल जैसे कार, स्कूटर, ट्रक, इनको बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट। कोई भी गोल्ड या ज्वेलरी या डायमंड, इसको बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है। बैंक, हमने अकाउंट ओपन कर रखा है बैंक में, उसमें हमारे पैसे पड़े हैं, उस कैश को हम जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, असेट। ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, असेट्स। असेट्स के फिर आगे 2 टाइप आते हैं, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स होते हैं ऐसे असेट जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे असेट जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो करंट असेट्स। जिन असेट्स को हम आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं वो हमारे क्या है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के फिर आगे टाइप्स आते हैं, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स होते हैं ऐसे असेट्स
जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या है टेंजिबल। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे क्या थे टेंजिबल फिक्स असेट्स। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स होते हैं जिन असेट्स को हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारे हमारे क्या है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इस टाइप के एसेट्स। पेटेंट या ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे आपका कोई नेम है, उस नेम को आपने रजिस्टर करवा लिया, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो वो आपका क्या हो गया पेटेंट या ट्रेडमार्क। या कोई साइन है जिसको आपने रजिस्टर करवा लिया, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको फ्यूचर में सोल्ड कर सकते हो। जो भी आपने नेम रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क जो है उसको आप फ्यूचर में सोल्ड कर सकते हो, तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो गया असेट। फिर सुनो, असेट ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो करंट असेट्स, आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट के फिर दो टाइप होते हैं, फिक्स टेंजिबल असेट्स और फिक्स इंटेंजिबल असेट्स। फिक्स टेंजिबल असेट्स होते हैं जिन असेट्स को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके अंदर आते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारे हमारे क्या है फिक्स टेंजिबल असेट्स। फिक्स इंटेंजिबल असेट्स होते हैं जिन असेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो हमारे क्या है इंटेंजिबल असेट्स। इसके अंदर आते हैं पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। जो पीडीएफ आपको शेयर होगा उसमें ये सब डेफिनेशन दी होंगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, आगे आ जाओ लाइबिलिटीज। मान लो आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10 लाख रुपीज चाहिए, बट आपके पास सिर्फ 7 लाख रुपीज है, तो आप 3 लाख रुपीज कहीं से लोन लोगे, तो जो आपने किसी से लोन लिया है वही हमारी क्या है लाइबिलिटी। जो अमाउंट आउट बिजनेस ने आउटसाइडर को पे करना होता है वो सारी बिजनेस की क्या होती है लाइबिलिटीज। देखो डेफिनेशन, अमाउंट विच द फर्म ऑफ्स टू आउटसाइडर। ऑफ्स का मतलब होता है उधार। जो भी अमाउंट बिजनेस ने आउटसाइडर से उधार लिया है वो बिजनेस की क्या है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अराइजेस ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस और लोन रेस। या तो आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, या फिर किसी से आपने कुछ क्रेडिट परचेज किया है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में उधार। क्रेडिट मतलब उधार, उधार खरीदा है। अगर आपने किसी से कुछ उधार खरीदा है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, या फिर आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी के फिर दो टाइप आते हैं, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होती है जिस लाइबिलिटी की पेमेंट आपने विद इन 1 ईयर करनी है। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट 1 साल से पहले करनी है तो वो करंट लाइबिलिटी है। अगर उस लाइबिलिटी की पेमेंट आपने 1 साल के बाद करनी है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट देखो आगे, फिर स्टॉक, या स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। जिस भी आइटम का बिजनेस करते हो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं गुड्स। गुड्स आप या तो परचेज करते होगे, या तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या ट्रेडिंग बिजनेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप रॉ मटेरियल खरीदते हो और उससे गुड्स बनाते हो और उसको सेल करते हो। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, गुड्स आगे से खरीद के लाते हो और एज इट इज आगे बेच देते हो। दोनों केसेस में कुछ ना कुछ गुड्स आपके गोडाउन में हमेशा बच जाते हैं। दोनों केसेस में कुछ ना कुछ गुड्स आपके गोडाउन में हमेशा बच जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री, जो गुड्स आपके गोडाउन में बच रहे हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री, इट मींस अनसोल्ड गुड्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जो गुड्स आपके बच गए हैं, अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अभी तक बिके नहीं है, वो आपके लिए क्या होते हैं स्टॉक। स्टॉक के फिर दो टाइप होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो ईयर की फर्स्ट डेट में आपके पास होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर की लास्ट डेट में आपके पास होता है। अकाउंट्स में ईयर भी दो चलते हैं बच्चों, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जैसे नाम में ही आ गया, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को एंड होगा। दूसरा आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। मोस्टली जो अकाउंट्स बनते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनते हैं। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ईयर एंड होता है। गवर्नमेंट को जो हम टैक्स डिपॉजिट करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जो 1 अप्रैल को आपके पास स्टॉक होगा वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। जो 31 मार्च को आपके पास स्टॉक होगा वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा भी स्टॉक 3 टाइप का होता है, एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल आपने खरीदा वो बच गया, वो हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स कंप्लीट हो गए हैं बट अभी तक मार्केट में बिके नहीं है, तो वो हो गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
तीसरा आता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि ऐसे गुड्स जिन पे काम स्टार्ट तो हो गया है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 30% कंप्लीट हुआ है या 60% कंप्लीट हुआ है या 90% कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं है, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक पहले दो टाइप का है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो ईयर की फर्स्ट डेट में आपके पास होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर की लास्ट डेट में आपके पास होगा। फिर ओपनिंग के भी 3 पार्ट होते हैं, क्लोजिंग के भी 3 पार्ट होते हैं। ओपनिंग के भी 3 पार्ट, ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल बच गया है, फिनिश गुड्स जो माल कंप्लीट हो गया है बट अभी तक बिका नहीं है, और वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे गुड्स जिन पे काम स्टार्ट हो गया बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये सब आपको पीडीएफ में शेयर हो जाएगा। मेन अभी यही है, वो आगे थ्योरी में यूज हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स, इसमें बी साइलेंट होता है, ये डेप्टर्स नहीं है, ये क्या पढ़ते हैं इसको, डेटर्स। जिस भी आइटम का हम बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुड्स। गुड्स हम दो तरह से सेल कर सकते हैं, या तो कैश सेल्स या क्रेडिट सेल। अगर हमने कैश में बेचे हैं तो हमें उसी वक्त पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमने क्रेडिट में सोल्ड किए हैं तो हमने उससे पैसे लेने हैं। जिससे भी हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। देखो डेफिनेशन, डेटर्स रिप्रेजेंट दूज पर्सन और फर्म्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको भी हमने गुड्स उधार बेचे हैं वो सब हमारे क्या है, डेटर्स। जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं वो पर्सन भी हो सकता है कोई, और फर्म, फर्म मतलब बिजनेस भी हो सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस हो। जिसको भी हमने उधार गुड्स बेचे हैं उनसे हमने पैसे लेने हैं, तो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो सारे हमारे क्या है, डेटर्स। इसी का अपोजिट आता है क्रेडिटर्स। जैसे हम गुड्स दो टाइप से सेल कर सकते हैं, सेम इसी टाइप से हम गुड्स दो टाइप से परचेज भी कर सकते हैं, या तो कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। अगर हमने कैश परचेज किया है तो हम उसको इमीडिएटली कैश पे कर देंगे, लेकिन अगर हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया, तो हमने उसको पैसे देने हैं। सिंपल लैंग्वेज, जिनसे पैसे लेने हैं वो डेटर्स, जिनको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर रिप्रेजेंट दूस पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो पर्सन या बिजनेसेस होंगे जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदे हैं, यानी कि जिनको हमने पैसे देने हैं। लाइबिलिटीज भी वही होती है जिनको हमने पैसे देने हैं। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी का ही एक पार्ट होता है, जो क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी का ही एक पार्ट है। फिर देखो स्टार्टिंग से, फिर कुछ और डेफिनेशन है, कुछ और टर्म्स है, फिर वो करते हैं। सबसे पहले ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने याद करनी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लिखना। क्लासिफाइंग मतलब उसको अलग अलग हेड्स में ट्रांसफर करना, कि वो असेट्स है, लाइबिलिटीज है, डेटर है, क्रेडिटर है। फिर करंट असेट्स है या करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट असेट्स है या नॉन करंट लाइबिलिटी है, उस सब में क्लासिफाई करना। फिर समराइज करना। समराइज मतलब जो भी पूरे साल की इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट करके 3-4 पेज में लेके आना। उसके बाद उसका रिजल्ट फाइंड करना और उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का जो पार्ट है वो हम 12th में पढ़ेंगे, बाकी सब 11th में ही चैप्टर आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग के ऊपर आगे हम चैप्टर करेंगे जर्नल, क्लासिफाइंग के ऊपर करेंगे लेजर, समराइजिंग के ऊपर ट्रायल बैलेंस, रिजल्ट के ऊपर फाइनल अकाउंट। अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स और इवेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब वही डे टू डे पॉइंट्स, जैसे हमने किसी से कुछ खरीदा या किसी को कुछ बेचा, या अपने वर्कर को सैलरी पे की, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये सारी हमारी क्या है, ट्रांजेक्शन। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट क्या पढ़ी है हमने, कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो भी अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो क्या होते हैं, कैपिटल। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, असेट्स भी हो सकते हैं। जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। गुड्स, गुड्स जिस आइटम का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी आइटम में आप ट्रेड कर रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स। हर बिजनेस के लिए गुड्स डिफरेंट होते हैं। असेट्स ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो हमारे असेट्स हैं। इसमें भी दो टाइप आते हैं, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो होते हैं हमारे करंट असेट्स। जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, यानी कि जिनको हम सेल के पर्पज से नहीं खरीदते, यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं, वो हमारे होते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट में भी फिर दो टाइप आते हैं, एक आते हैं इसके अंदर टेंजिबल और एक आते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल। इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल।
इसके बाद आती है लाइबिलिटीज। जो भी अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना है वो सारी हमारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी कब एराइज होती है? जब हम किसी से लोन ले या किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदें या कोई और आइटम परचेज करें क्रेडिट में। स्टॉक या इन्वेंट्री, जो गुड्स हमारे गोडाउन में बच गए हैं उसको स्टॉक कहते हैं। जो ईयर की फर्स्ट डेट में आपका स्टॉक होगा वो ओपनिंग, जो ईयर की लास्ट डेट में आपका स्टॉक होगा वो क्लोजिंग। इसके अलावा भी स्टॉक के 3 टाइप है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जिन गुड्स के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्यों पैसे लेने हैं? क्योंकि हमने उनको गुड्स सोल्ड किए हैं उधार में, क्रेडिट में। डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन ऑफ फर्म टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधार गुड्स बेचे हैं। क्रेडिटर क्या हो गया? जिनको हमने पैसे देने, जिनसे लेने हैं वो हमारे डेटर्स हो गए, जिनको देने होंगे वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर रिप्रेजेंट दूस पर्सन और फर्म, फर्म का मतलब बिजनेसेस, फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जिनको हमने उधार गुड्स बेचे हैं वो डेटर्स, जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदे हैं वो क्रेडिटर, या फिर जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर्स, जिनको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट देखो आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस। Expenses is a cost incurred in producing and selling the goods and services in the process of earning revenue. Expenses है जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं कोई आइटम को प्रोड्यूस करने में या कोई गुड्स को सोल्ड करने में, गुड्स या सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो गुड्स सोल्ड नहीं करते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे हो गए इसके अंदर हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो कोई गुड्स नहीं बेच रही, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे एडवोकेट्स हो गए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, सिंपल लैंग्वेज में जो भी अमाउंट हम दूसरों को पे करेंगे उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, किसी से हमने कोई सर्विस ली उसके बदले में जो अमाउंट पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। या फिर एक्सपेंस की डेफिनेशन, एक्सपेंस इज ए कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चा होता है उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑडिट फीस, लीगल फीस, इन सब के मीनिंग क्या है वो देखो। सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस हम किसको पे करते हैं? अपने वर्कर्स को, दोनों वर्कर्स को पे करते हैं। फिर भी अकाउंट्स में दोनों में डिफरेंस है। सैलरी होती है जो हम वर्कर्स को पे करते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, क्लरिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। वेजेस होते हैं जो हम वर्कर्स को पे करते हैं जो वर्कर्स फिजिकल वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं। दोनों हम अपने वर्कर को पे कर रहे हैं। वेजेस पे करते हैं जो लेबर वर्क कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं जो क्लरिकल वर्क कर रहे हैं। ये मोस्टली ऑफिस में वर्क करते हैं, ये मोस्टली फैक्ट्री में वर्क करते हैं। कैरेज, कार्टेज या फ्रेट, कैरेज, कार्टेज या फ्रेट तीनों का मीनिंग सेम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स हमने खरीदे, उसको खरीद के कहाँ पे लेके आएंगे? या तो अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में। तो उसको लाने के लिए जो हम ट्रक का या रिक्शा का कार्टेज देंगे, किराया देंगे, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैरेज, कार्टेज या फ्रेट कह देते हैं। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का मतलब होता है जो हम सीए को फीस देते हैं। सीए जो वर्क करता है उसको ऑडिट कहते हैं। सीए अकाउंट मेंटेन नहीं करता, अकाउंट तो अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं। 11th क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको भी इतना अकाउंट्स आ जाएगा कि आप किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन करता है, वो मेंटेन करने के बाद सीए के पास जाते हैं ऑडिट होने के लिए। ऑडिट मतलब चेक करने के लिए। सीए उसको चेक करता है कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, अगर एरर्स नहीं है तो वो उसके ऊपर साइन कर देता है और उसके बदले में फीस ले लेता है। तो उसको जो हम फीस पे करते हैं उसको कहते हैं ऑडिट फीस। ऐसे ही लीगल फीस, जो हम एडवोकेट को फीस पे करते हैं, किसी ने हमारी कंपनी पे कोई केस कर दिया, उसके लिए हमने एडवोकेट हायर किया है तो उसको जो फीस पे करेंगे वो लीगल फीस हो गई। एडवर्टाइजमेंट, हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाई है न्यूज़पेपर या टीवी में। प्रिंटिंग, हमने कुछ प्रिंट करवाए हैं अपने, या तो विजिटिंग कार्ड या और कुछ आइटम। इसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल। अब कुछ एक कहते हैं कि स्टेशनरी को अगर हम बेचेंगे तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर तो ये असेट्स होनी चाहिए,
हमने इसको एक्सपेंस में क्यों लिया है? नॉर्मली कोई भी बंदा स्टेशनरी खरीदने के बाद उसको सोल्ड नहीं करता। आपको भी 11 साल पढ़ते हुए हो गए, शायद आप में से किसी ने भी पेन पेंसिल स्केल खरीदने के बाद उसको बेचा नहीं होगा, उसको यूज किया और थ्रो कर दिया। इसलिए जो स्टेशनरी है उसको हम असेट में नहीं लेते। इतनी छोटी छोटी आइटम अगर हम असेट्स में लेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसलिए जो छोटी मोटी आइटम्स हैं वो एक्सपेंसेस में आ जाती है, जो मोस्टली हम सेल नहीं करते, सिर्फ यूज के पर्पज से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमने लार्ज स्टेशनरी खरीद ली जो लास्ट में बच गई, बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया स्टेशनरी का और वो लास्ट में बच गया, तो फिर वो हमारे लिए असेट हो जाएगा, लेकिन फिर हम उसको स्टेशनरी नहीं लिखते, फिर उसको हम लिख देते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 11th में नहीं आएगा, 11th में स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जो हम पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए। रेंट, हमने अपनी फैक्ट्री या अपना ऑफिस रेंटेड स्पेस पे लगा रखा है तो उसके बदले में जो पे करते हैं। एक्सपेंसेस, जो भी अमाउंट हम दूसरों को पे कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, या फिर जो अमाउंट हम पे करते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करते वक्त जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, वो सारे हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। इन सबका मीनिंग भी समझना है। इन केस अगर किसी का मीनिंग ना क्लियर हो तो फोन करके पूछना है उसका मीनिंग। एक एक पॉइंट में जाओगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट में। हर किसी चीज के मीनिंग में जाना है कि ये एक्सपेंस क्यों है, ये असेट क्यों है, ये रेवेन्यू क्यों है, ये लाइबिलिटी क्यों है। कुछ ना क्लियर हो तो फोन करके पूछना है। स्टार्टिंग से बेस में जाओगे तो अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। सैलरी और वेजेस दोनों वर्कर को पे करते हैं। ये जो क्लरिकल वर्क यानी कि जो ऑफिस में काम करते हैं, ये जो फिजिकल वर्क यानी कि जो लेबर क्लास होती है, ये जो मोस्टली फैक्ट्री में काम करते हैं। कैरियर्स कार्टेज या फ्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को लाने के लिए जो अमाउंट पे किया है। ऑडिट फीस जो हम सीए को पे कर रहे हैं। लीगल फीस जो एडवोकेट को पे कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, हमने कुछ न्यूज़पेपर में या टीवी में कुछ एडवर्टाइजमेंट दी है। प्रिंटिंग, कुछ चीज हमने कोई विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाए हैं। स्टेशनरी जैसे पेन पेंसिल स्केल रजिस्टर यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या वाटर बिल, ये सब क्या एक्सपेंस। रेंट, हमने कुछ अपना जो फैक्ट्री है या ऑफिस है वो रेंटेड स्पेस पे लगा रखा है, उसके बदले में पे किया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये मेन एग्जाम्पल्स हैं जो यूज होंगे। इसी का अपोजिट आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बेचने पे जो अमाउंट हमें रिसीव होता है, जो अमाउंट हम पे करते हैं वो एक्सपेंस हो गए, जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए वो रेवेन्यू। जो अमाउंट हम दूसरों को पे करेंगे उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट वो एक्सपेंस। जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट वो रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है। हमने अपना मकान किसी को किराए पे दिया हुआ है तो उससे हमें रेंट रिसीव होगा, तो रेंट रिसीव हमारे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। ऐसे हम किसी को इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। हमने किसी से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देंगे तो वो एक्सपेंस है। हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। ऐसे ही हम किसी को अगर कमीशन पे करेंगे तो वो एक्सपेंस है। किसी ने हमारा कुछ काम करवा दिया उसके बदले में पे कर रहे हैं। ऐसे हमने किसी का कुछ काम करवाया उसके बदले में हमें कमीशन मिल रही है तो कमीशन रिसीव क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। जो हम पे करते हैं दूसरों की सर्विसेज के लिए वो एक्सपेंस, जो हम रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए वो रेवेन्यू। जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो ड्राइंग्स। सबसे पहली डेफिनेशन हमने की थी कैपिटल। क्या होती है कैपिटल? प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसी का अपोजिट है अब ड्राइंग्स। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जितनी भी मनी आपके पास थी वो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। अब बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आपको 1 साल बाद पता चलेगा। इस 1 साल में आपके कुछ अपने घर के खर्चे हैं, कुछ आपके खुद के खर्चे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से निकालोगे डेफिनेटली। तो जो अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे वो आपकी कैपिटल थी। जो अमाउंट आप बिजनेस से विड्रॉ करोगे अपने पर्सनल यूज के लिए वो क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स। एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कह लो, प्राइवेट यूज कह लो या डोमेस्टिक यूज कह लो, एक ही बात है। जो भी कैश या गुड्स वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए वो उसकी क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स। जो वो इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल, जो वो विड्रॉ करेगा वो ड्रॉइंग्स। इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है कोई भी फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू में जो फॉल आएगा उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा,
10,000 का, अगर आप उसको 1 महीने बाद बेचने जाओगे तो वो 10,000 का सेल नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, उसी को क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो डिक्लाइन आएगा, जो कम होगी उसकी वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। ड्यू टू यूज, हम उसको यूज कर रहे हैं उसके कारण, या पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीत रहा है इसके कारण, और ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, किसी भी रीजन से अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में आते हैं जैसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज काउज, कैटल, सोर्सेज एक्सेट्रा नोन एज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक हमारे लिए क्या होते हैं, असेट्स, क्योंकि उसको बेचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में। जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स का बिजनेस करते हैं या पालते हैं उसको क्या कह देते हैं, वो लाइव स्टॉक। इसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स, डेटर्स कौन थे बच्चों, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्यों पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट में गुड्स होल्ड किए हैं, हमने उनको गुड्स उधार बेचे हैं तो हमने उनसे पैसे लेने हैं। अगर वो पैसे देने से मना कर दे, जिससे हमने पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे देने से मना कर दे तो उसको हम किस में डाल देते हैं, बैड डेट्स में। जो बिजनेसमैन होता है वो लड़ने नहीं जाता, अगर कोई पैसे नहीं पे कर रहा तो वो उसको बैड डेट्स में डाल देता है। इनकम टैक्स लॉ में भी ये अलाउड है कि कोई पैसे आपको नहीं मिल रहे तो उसको आप एक्सपेंस में दिखा दो, लॉस में दिखा दो, वो माना जाता है लॉस। जैसे देखो बैड डेट्स, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर। डेटर से जो अमाउंट आपने लेना था अगर वो रिकवर नहीं हो रहा तो वो किस में डाल देते हैं हम, बैड डेट्स में। और इट इज ए बिजनेस लॉस, ये उसको बिजनेस के लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। जिससे हमने पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे देने से मना कर दे तो वो अमाउंट हम किस में डाल देते हैं, बैड डेट्स में। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, इंसॉल्वेंट। वैसे तो बहुत सारी बेसिक टर्म्स है लेकिन ये 14 टर्म्स ऐसी हैं जो ज्यादा यूज होंगी। इसके बाद देखो इंसॉल्वेंट, ए पर्सन और फर्म इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। अगर कोई पर्सन या बिजनेस अपने डेट्स की पूरी पेमेंट नहीं कर सकता तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा आपने कि जब किसी को हैवी लॉसेस हो जाते थे तो उसके जितने भी असेट्स हैं उनकी ऑक्शन होती थी, नीलामी होती थी। वो नीलामी तभी होती है जब कोई इंसॉल्वेंट हो गया। किसी ने पैसे लेने हैं, जो पैसे नहीं दे रहा वो उसके ऊपर केस करता है, कोर्ट क्या करती है, उसको फांसी नहीं देती, कोर्ट क्या करती है, उसके जितने भी असेट्स हैं उनको बेचती है और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो सब में इक्वली डिवाइड कर देती है। और जिनको जो पैसा नहीं मिलता वो किसमें चला जाता है, फिर बैड डेट्स में। इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन कब होता है, जब वो अपने पूरे डेट्स की पेमेंट ना कर पाए। ए पर्सन ऑफ फर्म इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट, इट मीन्स उसकी जो लाइबिलिटीज है वो उसके असेट से ज्यादा हो जाए। लाइबिलिटी मीन्स जो अमाउंट उसने आउटसाइडर को पे करना है, और असेट्स मीन्स जिनको बेच के वो कैश जनरेट कर सकता है। अगर उसने ज्यादा पैसे लोगों को देने हैं और उसके पास कैश कम है तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। ये टोटल 14 पॉइंट्स हैं जो नोट भी करने हैं बच्चों और याद भी करने हैं। जो हम 5th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ये यूज होंगे। इनको नोट करना है वीडियो पॉज करके और लर्न करना है अच्छी तरह। जिसका मीनिंग ना समझ में आए या किसी के एग्जाम्पल का मीनिंग ना समझ में आए वो फोन करके पूछने हैं। नेक्स्ट देखो, फिर दोबारा से देखो एक बार, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं, जो अमाउंट हम दूसरों को पे करते हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट। रिवेन्यू, जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट। या फिर एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में जो भी खर्चा आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। ये कुछ एक एग्जांपल है एक्सपेंसेस के। इन केस अगर किसी का मीनिंग ना क्लियर हो तो फोन पे पूछना है। स्टार्टिंग से बेस में जाओगे तो अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे तक। ऐसे रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। इसकी जगह अगर सिंपल रेंट पेड होता या इंटरेस्ट पेड होता या कमीशन पेड होती तो वो किसके अंदर आती, एक्सपेंसेस में। ड्रॉइंग्स कैपिटल का अपोजिट है। प्रोप्राइटर इनिशियली जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल, टाइम टू टाइम अपने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट वो बिजनेस से विड्रॉ करता है वो उसकी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स। इसके बाद डेप्रिशिएशन, फिक्स असेट्स की वैल्यू जो कम होती है, जो फिक्स असेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आता है उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। वो किसी भी कारण से हो सकता है, यूज के कारण या टाइम निकल गया इसके कारण या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या आउट ऑफ फैशन हो गया उसके कारण।
लाइव स्टॉक मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स जो रखते हैं उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। बेड डेट्स, अगर कुछ डेटर्स हमारा अमाउंट पे नहीं कर रहे तो हम उनसे लड़ने नहीं जाते, उस अमाउंट को किस में डाल देते हैं, बेड डेट्स में। ये इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा बिजनेस लॉस होता है, इसको एज ए लॉस हम दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स में। इसके बाद इंसॉल्वेंट, अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म अपने पूरे डेट्स की पेमेंट नहीं कर पा रहा तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने पे क्या होता है, उसके जितने भी असेट्स हैं उनकी ऑक्शन होती है और उससे जो पैसा आता है वो सब में इक्वली बन जाता है। जिनका अमाउंट पूरा नहीं मिल पाता वो अमाउंट किस में डल जाता है, बेड डेट्स में। कोई भी इंसॉल्वेंट कब होता है, जब उसकी लाइबिलिटीज उसके असेट्स से ज्यादा आ जाए। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तक जो हमने थ्योरी का पोर्शन पढ़ा है वो सब इस चैप्टर में यूज होगा। फर्स्ट 4 चैप्टर प्रॉपर आपके थ्योरी के चैप्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ किया एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्म्स, टोटल 14 बेसिक टर्म्स, वो सब आपने पढ़नी है। इन सब का पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगा ग्रुप में। उसके बाद देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। इसका भी अभी थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है जो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल्स में यूज होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंट्स की बेसिक कंडीशन है जो हमेशा सेटिस्फाई करती है। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, सिर्फ 11th में नहीं, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। इवन अगर किसी बिजनेस में जाके आप चेक करोगे तो उस बिजनेस के असेट्स हमेशा किसके इक्वल आएंगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उस बिजनेस के जो अकाउंट्स है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स है। ये अकाउंट्स की बेसिक कंडीशन है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तीनों की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। असेट्स क्या थे, ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके भी आगे टाइप्स थे, फिर करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिर नॉन करंट के टाइप थे। नॉन करंट असेट्स में टाइप थे फिक्स टेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। कैपिटल होती है जो अमाउंट प्रोप्राइटर इनिशियली बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। लाइबिलिटीज जो अमाउंट बिजनेस ने आउटसाइडर को पे करनी है। इनके एग्जांपल्स देखो पहले। असेट्स के एग्जांपल जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर या फिर मशीनरी। इसके अलावा आ गया जैसे इसमें बिल्डिंग के अलावा लैंड, कोई जमीन पड़ी है हमारी। इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल जैसे कार, स्कूटर, ट्रक। इसके अलावा कोई ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, इसको इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। इसके अलावा और आइटम्स इंक्लूड हो गई जैसे स्टॉक का मतलब क्या था, जो गुड्स हमारे गोडाउन में बच गए हैं उनको हम कभी भी सोल्ड कर सकते हैं। जब भी हम बेचेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में। और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। स्टॉक के बाद डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्यों पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए हैं। तो जब भी हमें इनसे पैसे मिलेंगे तो वो कैश की फॉर्म में मिलेंगे। और जो भी आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। इसके अलावा बैंक में जो हमारा अमाउंट है उसको जब मर्जी हम विड्रॉ कर सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, असेट्स। इसके अलावा कैश, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये मेन एग्जाम्पल हैं जो यूज होंगे स्टार्टिंग में, बाकी धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। मेन डेफिनेशन ध्यान रखनी है, जो भी आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं वो सारे हमारे लिए क्या है, असेट्स। इसके अलावा और भी असेट्स बताए थे इंटेंजिबल, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, बट उनका भी स्टार्टिंग में यूज नहीं है इसलिए नहीं लिखवाए। वह सारे एग्जाम जो स्टार्टिंग के हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे हमारे क्या है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कार भी उसी में आ गई, गोल्ड भी उसी में आ गया। स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स। ये सारे हैं नॉन करंट एसेट्स, यहाँ तक ये सारे हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। और ये क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होते हैं जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट जिनको हम सेल के पर्पज से नहीं खरीदते, यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होते। बट इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। सिंपल असेट्स ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज, जो अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना होता है, जैसे लोन, हमने कहीं से लोन लिया है, कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक लोन क्या हो गई, लाइबिलिटी। या फिर हमने क्रेडिट में किसी से कुछ परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो हमने उसको पैसे देने हैं। जिनसे पैसे लेने थे वो डेटर्स असेट्स होते हैं,
जिनको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी होती है। क्यों पैसे देने हैं? क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं या कोई और असेट परचेज किया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल है असेट्स के, ये कुछ एक एग्जाम्पल है लाइबिलिटीज के। धीरे धीरे और एग्जाम्पल्स ऐड होते जाएंगे। कैपिटल का मीनिंग आपको पता ही है, इनिशियली जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है प्रोपराइटर। इसके बाद ये याद करना है कि कैपिटल में क्या क्या आइटम ऐड और लेस होती है, किस आइटम से कैपिटल इंक्रीज होती है और किस आइटम से कैपिटल डिक्रीज होती है। 3 आइटम से कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल इंक्रीज होती है एडिशनल कैपिटल से, कैपिटल इंक्रीज होती है एडिशनल कैपिटल या फिर प्रॉफिट और या फिर रेवेन्यू। इन तीनों से जो कैपिटल है वो हमारी इंक्रीज। और 3 आइटम से डिक्रीज होती है कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लॉस और तीसरा है एक्सपेंसेस। ये लर्न करने हैं कैपिटल में क्या आइटम ऐड होती है, क्या आइटम लेस होती है, कैपिटल किस किस से इंक्रीज होगी, किस किस से डिक्रीज होगी, इनके मीनिंग सुनो आप। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस। मान लो किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस 100 है और सेल प्राइस 100 से ज्यादा है। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो यहां से हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया? 20 रुपीज। अगर सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो वहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस सिर्फ 90 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस है तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है? लॉस। कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपीज। लॉस से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अगर सेल प्राइस ग्रेटर है तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो लॉस। अब एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताया था आपको, बिजनेस से जो अमाउंट प्रोपराइटर टाइम टू टाइम विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो उसकी क्या होती है? ड्राइंग्स। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। एडिशनल कैपिटल, आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, कभी भी आपको लगता है कि आपको बिजनेस से अच्छी रिटर्न मिल रही है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहोगे। बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, अगर निकाल रहे हो तो उससे कैपिटल डिक्रीज हो रही है। ये हो गया एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। इसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पीछे डेफिनेशन में आए थे, फिर सुन लो। एक्सपेंसेस जो अमाउंट हम दूसरों को पे करते हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट। किसी ने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, उसके कुछ एक एग्जांपल्स भी किए थे वहां पे, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ऑडिट फीस, लीगल फीस, उसके अलावा स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, कमीशन, इंटरेस्ट। किसी का भी मीनिंग ना समझ में आए कि वो एक्सपेंस क्यों है तो वो पूछना है फोन करके बच्चों। ऐसे रेवेन्यू जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, हमने अपना मकान किसी को किराए पे दिया तो उससे रेंट रिसीव हो रहा है, वो रेवेन्यू। किसी को हमने लोन दिया है उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो रेवेन्यू। हमने किसी का कुछ काम करवा दिया उसके बदले में हमें कमीशन मिल रही है, वो रेवेन्यू। जो अमाउंट हम पे करेंगे दूसरों की सर्विसेज के अगेंस्ट वो एक्सपेंस, जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट वो रेवेन्यू। ये लर्न करने हैं कि कैपिटल में क्या क्या ऐड और क्या क्या लेस होते हैं। कैपिटल में 3 आइटम्स ऐड होती हैं, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। इन तीनों से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ड्रॉइंग्स, लॉस और एक्सपेंसेस, इन तीनों से जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो इसके बाद,
लास्ट टॉपिक देखो बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है 4 बेसिक टर्म्स जो अकाउंट्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये अकाउंटिंग टर्म्स है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये अकाउंटिंग वर्ड्स हैं। इनका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है वो सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं हर मंथ की 7th डेट को, तो 7th जो है उसकी वो ड्यू डेट है। 7th निकल गई, आज 10 हो गई या 20 हो गई, अभी तक हमने उनकी सैलरी पे नहीं की, तो सैलरी ड्यू तो हो चुकी है बट अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस की जगह उस एक्सपेंस का नेम आ जाएगा। जैसे अभी मान लो अप्रैल चल रहा है, हमने अप्रैल की सैलरी उसको पे नहीं की, कहा कि मई में इकट्ठी पे कर देंगे, तो अप्रैल की सैलरी ड्यू तो हो गई है बट अभी तक हमने पे नहीं की, तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग सैलरी। और एग्जांपल देखो, हम जो रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, वो हर मंथ की 10th डेट को पे करते हैं, तो 10th उसकी क्या है, ड्यू डेट, बट वो 10th निकल गई, अभी तक हमने पे नहीं किया, या लास्ट मंथ का रेंट हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट तो चली गई है बट अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी का अपोजिट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिए। अगर ड्यू डेट के बाद भी पे नहीं कर रहे तो वो आउटस्टैंडिंग, अगर एडवांस में पे कर दिए हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। ये सिंपल लैंग्वेज है। अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग वर्ड यूज करते हैं, तो अकाउंटिंग वर्ड लर्न करने हैं और उसका मीनिंग भी याद करना है। हम वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं 7th को, हमने इस मंथ की सैलरी भी दे दी और नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी एडवांस में पे कर दी, तो जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी हमने पे की है उसको हम क्या कह देंगे, प्रीपेड सैलरी। हमने रेंट इस मंथ का भी पे कर दिया और नेक्स्ट मंथ का भी पे कर दिया, तो जो नेक्स्ट मंथ का हमने पे किया है वो एडवांस हो गया, उसको क्या कह देंगे, प्रीपेड रेंट। इसी का अपोजिट है फिर एक्रूड इनकम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या था, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसी एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पेड नहीं रिसीव्ड। इनकम हम पे नहीं करते, इनकम हम रिसीव करते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। मान लो हमने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है जिसका रेंट रिसीव होता है हर मंथ की 1st डेट को, तो उसकी ड्यू डेट है 1st, लेकिन जो हमारा टेनेंट है, जो हमारा किराएदार है, आज 10 तारीख हो गई मान लो, अभी तक उसने पे नहीं किया, तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट का मतलब हो गया रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, जो ड्यू तो हो गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। और लास्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको सिंपल लैंग्वेज में भी यही कहते हैं बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों अकाउंटिंग वर्ड्स हैं और ये इनका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है। अकाउंट्स में जब हम यूज करेंगे तो ये वर्ड यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है बट अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की। प्रीपेड हमने एडवांस में पे कर दी, नेक्स्ट मंथ की सैलरी इसी मंथ में पे कर दी, तो वो प्रीपेड। एक्रूड इनकम, जो इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आ गई, जैसे रेंट रिसीव होता है हर मंथ की 1st डेट को, इस मंथ उसने, हमारे टीनेंट ने इस मंथ का भी रेंट दे दिया, नेक्स्ट मंथ का रेंट भी दे दिया, तो जो नेक्स्ट मंथ का रेंट हमें रिसीव हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये चारों असेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, ये भी याद करना है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं अकाउंट में, O/S, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या था हमारा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए, बट कभी ना कभी तो पे करने पड़ेंगे, और जो अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना होता है वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, पहले एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या लिखवाया है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई,
बट कभी ना कभी तो रिसीव होगी। जब भी रिसीव होगी बच्चों तो किस फॉर्म में रिसीव होगी, कैश में। और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। जो भी आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो सारे हमारे लिए असेट्स। फिर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट जा चुकी है बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, बट कभी ना कभी तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना होता है वो सारी हमारी लाइबिलिटीज। एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू तो हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, बट कभी ना कभी रिसीव होगी। जब भी रिसीव होगी कैश में रिसीव होगी, और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो हमारे लिए असेट्स। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब था एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हमने अपने वर्कर्स को नेक्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में पे कर दी। इन केस किसी भी रीजन से अगर हम उन्होंने हमारे पास से काम छोड़ दिया तो जो हमने उनको एडवांस सैलरी दी थी वो हमें वापस मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि वापस मिले, इन केस अगर वो छोड़ दे तो हमें वो वापस मिल जाएगी। और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो हमारे लिए क्या होती हैं, असेट्स। तो ये हमारे लिए असेट्स होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने रेंट पे कर दिया, अभी चल रहा है मान लो थोड़ी देर के लिए अप्रैल, हमने अप्रैल का रेंट भी पे कर दिया, मई का रेंट भी पे कर दिया। अगर किसी भी रीजन से हमने उसका मकान मई से पहले खाली कर दिया तो जो हमने उसको एडवांस रेंट दिया तो वो हमें वापस मिल जाएगा। अगर वापस मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, कैश में। और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हो गए, असेट्स। जरूरी नहीं है कि कैश में कन्वर्ट हो जाए, मई आने तक ये हमारा असेट्स है। जैसे ही मई में उसकी ड्यू डेट आ जाएगी और हमने उसका मकान खाली नहीं किया तो ये असेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंसेस में। बट 1 मंथ के लिए ये हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स, जब तक वो ड्यू डेट नहीं आती। ऐसे ही लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुई है। मान लो हमारा टेनेंट है, उसने इस मंथ का रेंट भी और नेक्स्ट मंथ का रेंट भी एडवांस पे कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ से पहले अगर किसी भी रीजन से वो हमारा मकान खाली करेगा तो जो हमने उसे एडवांस रेंट लिया था हम उसको वापस देंगे। और जो अमाउंट हमें दूसरों को देना होता है वो हमारे लिए क्या होती हैं, लायबिलिटीज। ये 4 बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। उनका मीनिंग और वो असेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, ये लर्न करने हैं। कुछ ना समझ में आए तो फोन करके पूछना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए तो बट कभी ना कभी तो पे करने पड़ेंगे, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज। जो भी अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना होता है वो लाइबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। किसी भी रीजन से अगर हम उसका मकान खाली कर देते हैं तो वो कैश हमें वापस मिल जाएगा, वो रेंट हमें वापस मिल जाएगा। वापस मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, कैश में। और जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं वो असेट्स। फिर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, जो ड्यू तो हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, बट कभी ना कभी रिसीव होगी। जब भी रिसीव होगी कैश की फॉर्म में होगी, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, असेट्स। और लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको सिंपल लैंग्वेज में भी यही कहते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें अगले महीने का रेंट एडवांस मिल गया अपने टेनेंट, अपने किराएदार से। किसी भी रीजन से अगर उसने हमारा मकान खाली कर दिया तो वो रेंट हमें वापस करना पड़ेगा। और जो अमाउंट हमें आउटसाइडर को पे करना होता है वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। ये सारा रिवाइज करना है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के तो वहां ये सारी टर्म्स यूज होनी है। क्या क्या किया है फिर सुन लो। एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी हमने, वो लर्न करनी है। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी 14 टर्म्स, वो सारी लर्न करनी है। उसमें से जिसका मीनिंग ना समझ में आए वो पूछना है। उसके एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, किसी का एग्जाम्पल ना समझ में आए कि वो असेट्स क्यों है या लाइबिलिटी क्यों है या एक्सपेंस क्यों है, उसको भी पूछना है फोन करके। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये याद करनी है, ये अकाउंट्स की बेसिक कंडीशन है। असेट्स के एग्जांपल, लाइबिलिटी के एग्जांपल। फिर कैपिटल किस किस आइटम से इंक्रीज होती है, किस किस आइटम से डिक्रीज होती है। कैपिटल 3 आइटम से इंक्रीज होती है, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और रेवेन्यू। 3 आइटम से डिक्रीज होती है, ड्रॉइंग्स, लॉस और एक्सपेंस। इनके मीनिंग में भी जाना है, ना समझ में आए तो फोन करके पूछना है। और उसके बाद ये 4 बेसिक टर्म्स, ये असेट्स हैं या लाइबिलिटी, ये सब रिवाइज करना है। यही होमवर्क है आज की वीडियो का बेटा। थैंक यू।